हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो डियर, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश पेडालॉजी पे। ठीक है। तो डियर, इंग्लिश के क्वेश्चन, इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे और पेडालॉजी से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो डियर, पेडालॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, थोड़ा सा आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं पेडालॉजी को सॉल्व करने के लिए। आप उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा जब भी आप पेडालॉजी वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। पहला चीज़ ये है कि जब भी आपको लगे कि ये पेडालॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि उसका जो आंसर रहेगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वो कभी भी नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अगर वो पॉजिटिव है तब वो सही है, ठीक है, और नेगेटिव की तरफ बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि पेडालॉजी में नेगेटिव आंसर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जब भी आपको कोई सेंटेंस अगर आपको पॉजिटिव लगे तो आप श्योर हो जाइए कि ये वही आंसर है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, और आप इसी को दिमाग में रख कर पेडालॉजी का 75 क्वेश्चंस यानी 75 मार्क्स आपका हर एक सब्जेक्ट को मिलाकर, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से 15-15 पेडालॉजी से रहता है, ठीक है। और अभी तो इस साल के जो भी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें तो देखने को मिलता है कि सीडीपी से भी अधिकतर जो है पेडालॉजी से ही क्वेश्चन भरा हुआ था, ठीक है। तो डियर, पेडालॉजी का जितने भी क्वेश्चन है, अगर हम बात करें 15-15 यानी 75 जो है, ठीक है, तो ये जो पेडालॉजी का क्वेश्चन है ना, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आप उसको आप गेन कर सकते हो उस मार्क्स को। क्योंकि यहाँ पे आप चाहे कितना भी पढ़े, लेकिन आप अगर उस कॉन्सेप्ट पे नहीं चल रहे तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे मेहनत नहीं भी करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा, तो आप पेडोलॉजी का जो मार्क्स है ना उसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो डियर, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हर एक सब्जेक्ट में, वैसे वैसे हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट आपको आज के में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वो आंसर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव ही आप अगर आपको पॉजिटिव ही आंसर दिखे तब समझ जाइए कि ये सही है, नेगेटिव की ओर बिल्कुल नहीं जाइएगा। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होना चाहिए कि वो जो भी आंसर है ना वो हमेशा चाइल्ड सेंट्रेड रहे, ठीक है। आप स्टूडेंट की कमी को कभी मत दिखाना है, हाँ। और सेकंड थर्ड पॉइंट ये है ना कि आपको कभी भी रट्टा वाला काम नहीं करना है। जो भी आंसर रहेगा ना उसको हम लोग को रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताना है, ठीक है। यानी कोई ऐसा आपको ऑप्शन देता है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो सोचिए कि ये आंसर आपका सही है। और रट्टा मारने वाला शब्द का ही यूज़ होता है, तो सोच लीजिएगा कि ये हो ही नहीं सकता है, इतना याद रखिएगा। तो अभी हम बस इन्हीं पॉइंट को रखते हैं, ठीक है। बाद में जैसे जैसे हम पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। और सबसे पहले हम इस पेडालॉजी, इस कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज मेड इन द ईयर। डियर, यहाँ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोला है, राइट ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये किसी भी पेडालॉजी में आ सकता है, सीडीपी में भी आ सकता है आपका, फिर का ईवीएस में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डियर, ये जो राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है आपका कब बना था? पहला है 2007, सेकेंड है 2008, थर्ड है 2009 और फोर्थ है 2010। तो डियर याद रखिएगा, राइट टू, ये जो आपका राइट है, आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये आपका 2009 में बना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट स्टेप डज अ टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग द हैबिट ऑफ ए लर्नर। डियर देखिए, कोई भी टीचर जो है कैसे किसी भी लर्नर में ना टीचिंग की हैबिट, रीडिंग की हैबिट को डाल सकता है। मतलब कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो कैसे हम उसको बता सकते हैं कि वो पढ़े, कैसे हम क्या करें कि वो बच्चा जो है पढ़ने का उसका पे हैबिट आए, ठीक है। तो पहला है आपका रीडिंग न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी रीडिंग, और थर्ड है आपका पिक्चर एंड मैप रीडिंग। तो डियर ये तीनों सेंटेंस देख लीजिए, पॉजिटिव है। रीडिंग न्यूज़पेपर ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, लाइब्रेरी रीडिंग ये भी पॉजिटिव है, पिक्चर एंड मैप रीडिंग ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये तीनों से क्या होता है ना,
लर्नर का रीडिंग हैबिट को वो इन्हेंस करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर फॉर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द लर्नर। डियर इफेक्टिव लर्निंग कब होता है, यानी कोई जब हम लोग क्लास में बैठते हैं, ठीक है, तब इफेक्टिव लर्निंग कब होता है। पहला है आपका पेसिव, ठीक है, सेकंड है क्वाइट, थर्ड है इंटरएक्टिव, और फोर्थ है आपका गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। डियर ये तो बोल रहा है गुड एट प्रिपेयरिंग, ये तो एग्जामिनेशन के लिए इफेक्टिव लर्निंग सही है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफेक्टिव लर्निंग कैसे होगा लर्नर का। ठीक है, तो पहला पेसिव। डियर पेसिव कभी भी इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप बस वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप वीडियो देखते देखते क्या कीजिएगा, कुछ टाइप करते रहिए, जैसे कि यहाँ पे आप पेसिव आया तो आप फट से क्या किए, कमेंट बॉक्स में टाइप किए, ठीक है, या आप क्या कर रहे हैं, बैठ के नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक्टिव लर्निंग हो गया। क्या हो गया, आपका एक्टिव लर्निंग हो गया। लेकिन आप बैठ के सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पैसिव लर्निंग हो गया। ऐसे ही अगर क्लास में टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, ना ही वो कोई क्वेश्चन कर रहा, ना ही वो कुछ मैम पूछ रही है, तो वो किस तरह का लर्निंग हो गया, पैसिव लर्निंग हो गया। तो कभी भी ये इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकता है, दिमाग याद रखिए, समझने वाली बात है, समझिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वाइट, ये भी आपका नहीं हो सकता। थर्ड है इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव कब होता है, जब एक दूसरे के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन अगर टीचर जो है कुछ क्वेश्चन पूछती है और स्टूडेंट उसका जवाब देता है, ठीक है, तो जवाब दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में एक इंटरएक्शन हुआ, ठीक है, जब इंटरएक्शन हो रहा तब क्या हुआ, इफेक्टिव लर्निंग हो रहा है। तो डियर इस तरीके से हम लोग आंसर को शॉर्ट आउट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंटरएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज इज इन। डियर देखिए, सेकेंड लैंग्वेज हम लोग कब पढ़ सकते हैं। पहला आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज जो रहता है वो एक्वायर्ड लैंग्वेज रहता है, ठीक है ना, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जन्मजात होता है, जो कि आपका चॉम्स्की बोले कि हर बच्चे में फर्स्ट लैंग्वेज जो रहता है वो अपने आप एक्वायर हो जाता है, ठीक है ना, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सॉरी। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक मराठी का बच्चा जन्म लेते ही वो 1 साल के बाद जब वो बोलना शुरू करता है, 2 साल के बाद तो पूरा मराठी बोलने लगता है, ठीक है ना। एक हिंदू का बच्चा जो जिसकी मदर टंग हिंदी है, वो क्या करता है, जन्म लेने के बाद 2-3 साल बाद जब वो बोलना शुरू करता है तो वो हिंदी पूरा बोलने लगता है, उसको सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज तो एक्वायर्ड हो जाता है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, और कौन सा समय है जो जिसमें हम लोग इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज का। पहला है ईयरली चाइल्डहुड, सेकेंड है जूनियर स्कूल, थर्ड है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और फोर्थ है कॉलेज। तो डियर याद रखिएगा, इसका बेस्ट टाइम जो है आपका ईयरली चाइल्डहुड है, यानी आंसर 1 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। डियर मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, क्या है मेटा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक तो मतलब हम लोग समझ रहे हैं लैंग्वेज को पढ़ना, ठीक है, तो वो क्या है। पहला है आपका द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, यानी हम लोग लैंग्वेज के बारे सोचें और उन पर बात करें, ठीक है। सेकंड ये हुआ है कि एबिलिटी टू कनेक्ट द डिस्टिंक्टिव साउंड्स इन वर्ड्स टू लेटर, ये तो किसी भी तरीके से हो नहीं सकता। थर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैपिंग प्रिंसिपल बिटवीन साउंड एंड मीनिंग। डियर ये भी कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं है इसमें, ठीक है ना, देख लीजिए। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइटिंग फ्रॉम अदर विजुअल मार्क्स, डियर ये भी कहीं भी इसमें भी पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन आप जब फर्स्ट वाले आंसर देखिएगा, देखिए कितनी पॉजिटिव इसमें भरा हुआ है कि एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। तो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। आंसर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्किल्स आर रिसेप्टिव। डियर कौन सा स्किल जो है रिसेप्टिव है, ठीक है। एक होता है प्रोडक्टिव होता है, एक रिसेप्टिव रहता है, ठीक है। स्किल्स 2 तरह का होता है डियर, एक होता है रिसेप्टिव स्किल्स, एक होता है प्रोडक्टिव स्किल्स। तो पहला में ऑप्शन में आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, सेकंड में आपका लिसनिंग है, यहाँ पे एल छूट गया है, एंड रीडिंग है, थर्ड है आपका रीडिंग एंड राइटिंग, और फोर्थ है आपका राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सेकेंड है, ठीक है, लिसनिंग एंड रीडिंग। देखिए हम लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक है, लिसनिंग एंड रीडिंग। अगर हम लोग
राइटिंग भी कर रहे हैं और स्पीकिंग भी स्पीकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे राइटिंग मतलब लिख रहे हैं और स्पीकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, प्रोडक्टिव लर्निंग हो गया ये। और आपका ये जो है रिसेप्टिव क्या हो गया, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये आपका क्या हो गया, रिसेप्टिव लर्निंग है। याद रखिएगा, ये याद कर रखने वाला बात है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज। कौन सा स्टेटमेंट लैंग्वेज के बारे में सही है? पहला पॉइंट तो ये बोल रहा कि ऑल लैंग्वेज यूज एसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड। जितने भी लैंग्वेज है वो सेम नंबर ऑफ साउंड को यूज करता है, ठीक है। सेकंड ये है कि ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ ए लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर इन स्कूल। जितने भी नेटिव स्पीकर्स है लोग हैं ना, वो क्या करेगा कि बेसिक रूल्स पढ़ते हैं ग्रामर का स्कूल में। थर्ड क्या है, वाइल द डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज डिफरेंट फोनेम्स दे ऑल एसेंशियली शेयर द सेम सेंटेंस। देखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करता है डिफरेंट फोनेम्स, ठीक है, लेकिन वो सेम सिंटैक्स को यूज करता है। और फोर्थ है आपका नन ऑफ द एबव। तो डियर इसमें क्या है बोल रहा कि फ्लोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में क्या सही है? पहला तो डियर इसमें से ना कोई भी जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? आंसर 4। पहला तो ये फोनेम्स, लेकिन इन, ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या बोल रहा है लैंग्वेज के बारे में। तो इसका आंसर क्या है? आंसर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर स्टूडेंट टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड। देखिए स्टूडेंट टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, अगर स्टूडेंट जो है टेक्स्ट बुक से अगर अपना स्किल्स इंक्रीज कर रहा है लैंग्वेज का, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक लर्निंग क्या है? शुड कोरिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट। पहला पॉइंट है आपका कोरिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट। सेकेंड है आपका लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्पैरिंगली। और थर्ड है आपका एक्सपोज देम टू मोर लिटरेरी रीडिंग। एंड फोर्थ है आपका बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर्ड टू ए टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड कोर्स। तो डियर इसमें से जो इफेक्टिव जो आपका पॉजिटिव है ना, हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला तो आपका बोल रहा, देखिए सबसे लास्ट में देखते हैं, बिकम मोर इफेक्टिव मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर्ड टू टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड कोर्स। इसमें कहीं ऐसा कुछ बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन को पढ़े हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज स्किल्स अगर टेक्स्ट बुक से हम लोग इंक्रीज होता है तो कैसे, तो वो टेक्स्ट बुक लर्निंग क्या है? तो फोर्थ वाला तो हो नहीं सकता। थर्ड वाला देख लीजिए, एक्सपोज देम टू मोर लिटरेरी रीडिंग, ये भी कोई करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। आपको मोर पॉजिटिव सेंटेंस को चुनना है। ये देखिए लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्पैरिंगली, ये भी कोई इसमें भी पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन ये देखिए को रिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट, यानी असेसमेंट और अचीवमेंट दोनों को अगर जोड़ता है, ठीक है ना, तो वो क्या है आपका टेक्स्ट बुक लर्निंग। तो पहला आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से डियर हम लोग क्या करेंगे ना, जो पैडालॉजी वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि किसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है। जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है ना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है पैडालॉजी को सॉल्व करने के लिए, जिसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा पैडालॉजी सॉल्व करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर ए टीचर टू। देखिए वाइल टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स मतलब जिसको सुनने की क्षमता कम हो, इंक्लूसिव क्लास में बोल रहा, तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला देखिए, अब ये पेडालॉजी से है, ठीक है, इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सा सेंटेंस आपका जो है वो पॉजिटिव है। पहला तो है आपका मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल साइंस टू स्ट्रेंथ एनी कम्युनिकेशन। मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस, देखिए वो आपका हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम लोग श्योर हो जाए कि वो साइन और नॉन वर्बल सिग्नल्स दोनों यूज़ कर रहा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड ये कर रहा कि कंडक्ट रेगुलर स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट, यानी एक स्पेशल क्लास रखना चाहिए। डियर एक स्पेशल क्लास मतलब क्या बोल रहा है कि उन लोगों को अलग कर देना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता है, कभी भी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेडालॉजी का। और एक बात है कि हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन पे हम लोग ध्यान देंगे, यानी समावेशित शिक्षा पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर समावेशित शिक्षा रहेगा तभी वो पॉइंट सही रहेगा। अगर वो समावेशित शिक्षा की बात नहीं
कर रहा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, तो वो पॉइंट कभी भी सही नहीं होगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी इन कॉन्स्टेंट टच विद द पेरेंट्स फॉर सच स्टूडेंट। हमेशा पेरेंट्स के साथ मतलब कि टच में रहिए, ठीक है ना, ये बोल रहा। नेक्स्ट बोल रहा यूज़ क्यू कार्ड्स टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट। क्यू कार्ड्स टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट दिए, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। पेरेंट्स के टच में रहने से क्या होगा, ये भी कोई आपका सही नहीं है। और सेकंड क्या बोल रहा है आपका कंडक्ट रेगुलर स्पेशल क्लास, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग कभी भी स्पेशल क्लास की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लीजिए आप। अगर वो बच्चा जो है हम लोग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो टीचर को हमेशा ये श्योर होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो साइन यूज़ कर रहा है, यानी नॉन वर्बल साइन यूज़ कर रहा है, साइन यूज़ करता है, नॉन वर्बल सिग्नल्स यूज़ करता है ताकि उसकी कम्युनिकेशन जो है बेटर हो सके। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो गया, ठीक है, आंसर 1 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाइल ट्रांसलेटिंग ए सब्जेक्ट एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेन स्ट्रीम क्यूरिकुलम द बेनिफिट इज। देखिए व्हाइल translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum, the benefit क्या है, promoting national identity, second है enriching linguistic capability and appreciation, और third है आपका enabling teachers who are not competent in the mainstream language to take classes, and fourth है आपका standardizing cultural identity। dear standardizing कल्चरल आइडेंटिटी ये कोई पॉइंट नहीं है। सेकंड देखिए फर्स्ट क्या है आपका प्रोमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी, सेकंड क्या है इनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिशिएशन। डियर इसमें से सबसे बेटर आंसर जो है आंसर 2 है करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है वाइल ट्रांसलेटिंग ए सब्जेक्ट एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेन स्ट्रीम क्यूरिकुलम। अगर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को अगर क्यूरिकुलम के साथ उसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो इससे क्या होता है लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी जो रहता है इंक्रीज होता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा उसका लैंग्वेज कैपेबिलिटी। अगर हम साइंस के सब्जेक्ट में देखिए साइंस के सब्जेक्ट हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी साइंस में इंग्लिश यूज़ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विद साउंड इज द। देखिए रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विद साउंड, अगर साउंड के साथ वो जुड़ता है तो वो मेथड कौन सा होता है, पहला है मॉर्फेमिक, सेकेंड है डायरेक्ट, तीसरा है फोनिक और चौथा है आपका होल लैंग्वेज। डियर साउंड का जब भी बात आएगा देखिए फोनिक जो होता है ना साउंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विद साउंड, यानी जब साउंड के साथ वो जोड़ रहा है तो वो कौन सा मेथड हो गया, फोनिक मेथड हो गया, ठीक है, याद रखिएगा फोनिक मतलब साउंड होता है, ठीक है, तो ये फोनिक मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CALP स्टैंड्स फॉर, CLP किसके लिए स्टैंड है, एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डेल्स एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे C किस लिए है, पहला है कॉम्युनिकेटिव, सेकेंड है कंटेंट, थर्ड है आपका कॉग्निटिव और फोर्थ है आपका कंट्रोल। तो डियर क्या है आपका CLP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर C जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।